मैं इस समय हम बैठे हुए हैं ओबीसी महासभा के ऑफिस में सदन बिहार में। और यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर अश्मिता जी, जो कि आज हम चर्चा करेंगे कि क्षेत्रीय समस्याएं क्या हैं और दिल्ली की बहुत सारी गतिविधियां अपराध को लेकर, क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर, सफाई को लेकर, नालियों की गंदगी को लेकर। तो इन समस्याओं पे आज थोड़ा हम विचार विमर्श करेंगे और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं बात शुरू करने से पहले अपना छोटा सा परिचय दूंगी। मैं डॉक्टर अस्मिता, ओबीसी महासभा महिला विंग की अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी से देवली विधानसभा की प्रभारी। और आज हम ओबीसी महासभा के कार्यालय में बैठे हुए हैं। और मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम बहुजन समाज पार्टी महरौली जिले की महासचिव और ओबीसी महासभा की महिला उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश से। और हम लोग साथ में काम करते हैं और क्षेत्र की समस्याओं से लेकर दिल्ली की तमाम मुद्दों पे हम लोग आवाज उठाते हैं, जैसे महिला सुरक्षा को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर, क्षेत्रीय समस्या, नाली, गंदगी, सड़क, इस तरह की मतलब दिल्ली के अंदर जो भी समस्या है उसमें हम लोग आवाज उठाते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने अपनी अरेस्टिंग भी दी है, तो अरेस्ट होते रहते हैं, लाठियां खाते रहते हैं, धरने करते रहते हैं। और आज दिल्ली में बहुत चूंकि चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, आगामी आम चुनाव 2025 का होना है और नवंबर का महीना चल रहा है और मुझे लग रहा है कि नवंबर अंत तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तारीखें आ जाएंगी, तो चुनाव भी नजदीक है और सरकार भी अब अपने सारे लुभावने वादों को लेके और जनता को गुमराह करने के लिए चल रही है। तो उसमें हम लोगों का कुछ मुद्दा है जो कि हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, जैसे शिक्षा हो गया। और जो क्षेत्र की शिक्षा की बात करें, जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, अभी हम लोग संगम विहार के अंदर बैठे हैं और संगम विहार में जो है बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है शिक्षा का। शिक्षा स्तर इतना गिर गया है कि विद्यालयों में अध्यापक अध्यापिकाएं नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चे जिनकी पढ़ने की उम्र है वो जेब में असलहा चाकू लेके घूम रहे हैं, ब्लेड लेके घूम रहे हैं, वो हत्या, मर्डर, नशाखोरी अपराध जैसे अपराध में वो जो है शामिल हो गए हैं। तो उनमें जैसे कहने का मतलब है शिक्षा का स्तर गिरा है, तो ये जो है सबसे पहले सरकार को ध्यान देने वाली चीज है कि वो शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखे। सरकारी बिल्डिंगें जो है पुरानी हो गई, जर्जर हो गई है, उसे जो है मरम्मत कराए और बच्चों को मतलब पढ़ने के लिए प्रेरित करे। सरकार का एक कहना है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि जो मुख्य धारा से बच्चे हट गए शिक्षा के विषय में, मुख्य धारा से हट गए, उन्हें वापस कैसे लाना है, इस पर भी चर्चा करेंगे, बात करते हैं। तो बात करें पहले कि क्षेत्रीय समस्या। तो जैसे क्षेत्रीय समस्या में देखा जाए, अभी लोगों का मतलब नालियां देखिए, गंदगी बहुत हो रही है, निकलने में दिक्कत होती है, आम पब्लिक निकलना चाहती है, सुबह ड्यूटी का टाइम होता है, बहुत बुरा हाल। सड़कें इतनी है कि रेडी पटरी वालों ने इतना कवर कर रखा है, वहां पे भी निकलने की दिक्कत होती है, घंटों फंसे रहते हैं। जो थोड़ी बहुत सड़कें हैं भी तो वो गड्ढों में तब्दील हो गई है। हाँ, वो गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं है, यहाँ पे गड्ढों में ही कहीं कहीं सड़क दिख जाती है। तो क्षेत्रीय समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आम पब्लिक का सफर करना बहुत मुश्किल है। तो क्या कहना चाहेंगी कि हमारी गवर्नमेंट मतलब इन मुद्दों से हट गई? देखिए, जहां तक मैं संगम विहार की बात करूं तो मुझे लगता है कि दिल्ली के टॉप 10 इलाकों में पहला दूसरा नंबर संगम विहार का ही आता है अपराध के मामले में। यहाँ पे छोटे बच्चे से लेके अपराध बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि हमें ध्यान इस पे देना है कि अपराध बढ़ क्यों रहा है, आखिर वजह क्या है इसकी। तो सबसे पहले वजह आती है अशिक्षा की। विद्यालयों की, जैसे मैंने शिक्षा की हालत बताया ना, बच्चे जेब में असलहा लेके घूम रहे हैं। अरे 15 साल, 14 साल, 12 साल के बच्चे हत्याएं करते हैं यहाँ पे, उन्हें असलहे कहाँ से आ रहे हैं? उनके जिनके हाथ में अभी कॉपी पेन होनी चाहिए, जिन्हें स्कूल में होने चाहिए, वो हत्याएं कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं।
तो वही चीज उसमें क्या है कि जो अशिक्षा हो गई, बेरोजगारी हो गई, गरीबी हो गई, भूखमरी हो गई, धर्म हो गया, जातिवाद हो गया, नशाखोरी हो गई, ये सारे चीजें इंक्लूड होते हैं जो अपराध को बढ़ावा देते हैं। भैया शिक्षा नहीं, अज्ञानता, बस वो अपराध करेंगे। यहाँ पे जो है गैंगस्टर बनने का शौक है बच्चों को। शिक्षा अगर शिक्षित होते, उनका शिक्षा में दिलचस्पी होता तो गैंगस्टर बनने की नहीं सोचते, वो आईएएस पीसीएस बनने की सोचते। नहीं बोल रही हैं सुनीता जी कि अगर शिक्षा होती, माँ बाप शिक्षित होते तो अपने बच्चों को आईएएस बनने की, टीचर बनने की और प्रोफेसर बनने की, बस वही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो खुद ही बदहाली में जी रहे हैं, बेरोजगारी में जी रहे हैं, भूखमरी में जी रहे हैं। तो अगर पेट ही नहीं भरा हो तो शिक्षा की तो बात ही कैसे करें। बात ये भी है, हाँ, गरीब गरीब आदमी कैसे, वंचित वर्ग कैसे शिक्षा को रोजी रोटी के लिए ही लड़ना पड़ता है। वो कहावत है ना कि रोज कुआं खोदते और रोज पानी पीते हैं, ये तो बदहाली शिक्षा की बात कैसे करें। जी जरूर, ये बेरोजगारी का और गरीबी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में, और ये देश की इकोनॉमिक पे उल्टा चाटा है, मैं तो ये कहती हूँ। आज हमारी जीडीपी कहाँ जा रही है, हम अडानी अंबानी को बढ़ाने में लगे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही बोल रही हैं, दिल्ली की अंबानी को बढ़ाने में लगे, लेकिन आज देखें तो 35% अभी भी भूखमरी में जी रहे, 30 क्या भूखे सोते हैं। 40% भारत की आबादी भूखे सोती है। ये अगर देखा जाए तो शिक्षा की बात, उनके उन भूखे पेट इंसान से शिक्षा की बात कहाँ से, जिन्हें एक रोटी एक टाइम की रोटी, बस वही चीज है। तो वैसा आदमी क्या करेगा, ना उसके पास रोजगार है, ना पैसा है, ना ही शिक्षा है, तो वो अपना पेट पालने के लिए चोरी करेगा, डकैती करेगा, छिनैती करेगा, हत्याएं करेगा, तो इस तरह की वारदात को अंजाम देता है। और रही बात साफ सफाई की, बीमारियां तेजी से फैल रही हैं दिल्ली के अंदर। डेंगू हो गया और चिकनगुनिया जैसी बीमारी, मलेरिया जैसी बीमारी, और सांस की तो बीमारी मुझे लगता है दिल्ली के हर आदमी को हो जाएगी। एक मेन बात और भी बोलना चाहूंगी कि दिल्ली में मतलब 30-40% लोग रेंटेड रहते हैं। जी, बिहार से हैं, यूपी से हैं, हाँ, मतलब बंगाल से है, झारखंड से, राजस्थान से है, मतलब अलग अलग प्रांतों से। जी आप देखेंगे कि जैसे कि अभी आते हैं ये, मतलब हमारा ये चल रहा है ना डेंगू मलेरिया जी, तो एनसीडी के लोग आते हैं तो नीचे वो करके जाते हैं, हाँ हाँ, छिड़काव दवाओं का, दवाइयों का, तो ऊपर जो पब्लिक रह रही है उसका क्या। जी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो लोग वो बेचारे तो वैसे की वैसे रह जाते हैं, वो अपना दिखावा तो कर दिए कि हमने भी छिड़काव कर दिया जी, सब जगह हम गए थे, लेकिन जो मतलब नीचे तो करके, लेकिन जो ऊपर की पब्लिक रह रही है, जो जनसंख्या रह रही है, परिवार रह रहे हैं, वो तो वैसे ही वंचित है। जैसे कहने का मतलब ये है, देखिए जहाँ तक हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि जो मच्छर मस्कीटो के लार्वा आते हैं वो पानी में आते हैं। आपकी तो नाली साफ नहीं है, नाली कचड़ों से भरी है, जगह जगह पानी इकट्ठा है, रोड पे पानी इकट्ठा होता है, नालों के पानी आपके रोड पे, गटर के पानी आपके रोड पे चलते हैं, तो उससे तो बीमारियां ही तो आ रही हैं। तो आप महीने 2 महीने 4 महीने में एक बार छिड़काव करके जाएंगे, और मच्छर को पनपने में कितने दिन लगते हैं, हफ्ते भर लगते हैं। तो वहाँ भी एक बड़ा मुद्दा है, बीमारी को बढ़ाने, स्वास्थ्य को लेके। वही चीज, शिक्षा मतलब शिक्षा नहीं है तो अपराध बढ़ रहा है, अपराध, पैसा, गरीबी है तो भूखमरी बढ़ रही है, बिल्कुल, मतलब एक कहते हैं ना कि शिक्षा नहीं है, बेरोजगारी है, पैसा नहीं है, भूखमरी है, मतलब ये सारी चीजों पर कहते हैं कि नहीं विदेशों में बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, हमारी विदेशों के लिए बहुत अच्छा काम, विदेशों के लिए रोजगार ला रही है, लेकिन कहाँ है, कुछ है दिख रहा है। ऐसा है कि सोशल मीडिया पे वो गरीब लोग नहीं है ना, उनके पास तो फोन ही नहीं है, कीपैड फोन होगा या तो वो भी नहीं होगा, वो तो हमारे दिल्ली में जगह जगह रेड लाइट पे मांगते हुए फिरते हैं, तो वो तो सोशल मीडिया पे अपने आप को इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते ना कि देखो हम भूखे मर रहे हैं, दुनिया वालों देखो भूखे मर रहे। लेकिन यहाँ जो मीडिया है, मोदी मीडिया है, वो लोगों को इंटरनेशनल मीडिया यही दिखाती है कि नहीं हमारे यहाँ सब अच्छा चल रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद इन्होंने जो भारत मंडपम में G20 का सम्मेलन किया था, उसमें क्या हुआ था कि जब
विदेश से आए लोगों ने कहा कि आप अपने मीडिया से एक बार हमें रूबरू कराइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम यहाँ की जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कराया। हो सकता है वहां पे कोई मीडिया वाला बोल जाता, असलियत खुल जाती। इन्होंने जो भारत मंडपम में पूरी दिल्ली को इस तरह से सजाया, इतने खर्च किए, करोड़ों खर्च किए। अमेरिका जैसे देश जो इकोनॉमी में हमसे बहुत आगे है, लेकिन उन्होंने कभी इतना खर्च नहीं किया G20 को लेके। भारत का रिकॉर्ड है जितना भारत ने खर्च किया। लेकिन भारत में भी ये भी तो देखना चाहिए कि आपने खर्च करके दिल्ली को तो दुल्हन की तरह सजा दिया। दिल्ली को तो आपने बना दिया, जो स्लम एरिया है वहां पे ग्रीन कलर के कर्टन से पूरा ढक दिया। तो वो बेचारे न, उनकी जो रोड पे, हाँ, जो थोड़े पटरी पे रहने वाले जो झोपड़ियां थी उनको तोड़ दिया कि एक हफ्ते के लिए तुम लोग दिखना मत रोड पे, हाँ, दिखाई मत देना, तुम लोग अंदर अंदर छुप के रहना। तो मीडिया जो है, तो मीडिया वो चीज थोड़ी दिखाएगी, पर्दे के पीछे की चीज नहीं दिखाएगी। तो हरे पर्दे में दबे कुचले शोषित वंचित लोग जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उनको नहीं दिखाएगी। ना ही वो उनकी इतनी मीडिया स्ट्रीम तेज है, ना ही उतनी वो उनके अंदर मतलब कोई पॉलिटिकल नॉलेज है, ना ही कोई सामाजिकता है, ना ही शिक्षा है कि वो अपने आप को इस तरह से, हाँ, एक्सप्लेन कर पाए। बिल्कुल। और सरकार का भी हाँ, उनका सिर्फ इस्तेमाल होता है वोट लेने के लिए। और सरकार, हाँ, सरकार बस वोट लेने के लिए इनका इस्तेमाल करती है। तो जनता को भी ये चीज समझना चाहिए कि उनका इस्तेमाल हो रहा है। रोड की जैसे हालत यहाँ पे देख ली, शिक्षा की हालत देख ली, गंदगी की हालत देख ली, नालियां हैं, टूटी फूटी नालियां। यहाँ पे एक चीज और देखा होगा आपने कि जब रोड बन जाता है तो फिर 2-4 साल बाद फिर रोड की खुदाई होती है, तब उसमें पाइपें डाली जाती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, दो सरकारें आपस में जी, एक ने अगर रोड बनवा दिया तो हाँ, दूसरा आके बनवा देगा। बिल्कुल। उसे 10 दिन 15 दिन महीना नहीं रहने इनका आपस में कोई कोलैबोरेशन नहीं है, कोई इनका इस तरह का कम्युनिकेशन नहीं है। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है, और यहाँ पे राज्य सरकार जो विधायक है सारे आम आदमी पार्टी के हैं। फिर भी क्षेत्र की समस्या इतनी गंदी है तो इन्हें डूब मरना चाहिए। 10 साल 12 साल से इन्होंने तो दिल्ली को नर्क बना के रख दिया। रोड की हालत देखिए, रोड पे कूड़े फेंके जाते हैं, उसमें कीड़े पड़े रहते हैं। आखिर वो सुबह सुबह आदमी अगर निकलता है जॉब के लिए, ड्यूटी के लिए, घर से नहा धो के फ्रेश खा पी के निकलता है, तो इन गंदगियों से होते हुए किसी तरह वो निकलता है। तो जाम भी इस तरह से लगते हैं, गंदगी की वजह से रोड जो है गायब होता है, तो जाम भी उसमें लगते हैं। इन्हीं सब चीजों को लेके आने वाला जो चुनाव है 2025 का, इसमें सब मुद्दे होने चाहिए। और मुद्दे तो हर सरकार ये दिखाती है कि हाँ ये मुद्दे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं करती है। बात कर रहे थे मुद्दों की, लेकिन एक मुद्दा अभी भी हमारा आई थिंक आपके मुद्दे रह गया, महिलाओं की महिला सुरक्षा। तो महिला सुरक्षा पे देखिए, तो महिला सुरक्षा पे आज तक हमारी गवर्नमेंट ने कभी कुछ नहीं किया, केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया। महिलाओं पे अपराध हो रहे हैं, उस पर कुछ नई रणनीति नहीं बनाई है। मतलब महिलाएं ऐसे लग रहा है कि मनुवादी उस पे विचारधारा के अकॉर्डिंग चल रही है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। महिलाएं पैर की जूती है उसी के लिए होती है, ऐसा है। महिलाएं छोटे कपड़ों में क्यों निकली, महिलाएं 10 बजे के बाद क्यों नहीं निकलती हैं। तो इस तरह के मुद्दे आते हैं समाज में। जी, आप शिक्षित हो गए हो, हमारा भारत देश को मतलब 78 ईयर्स हो चुके हैं आजाद हुए, महिलाएं आजाद हो। देखिए, एक चीज, जो ये घटिया मानसिकता के लोग हैं जो महिलाओं को पैर की जूती समझते हैं, जिनके अंदर अशिक्षा है, ये तो ऐसे अपने किताबें में कही कहाई बातें जो इनकी चलती हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। आज जहाँ इनके देवता का निवास होता है मंदिर में, वहीं पे रेप होता है महिलाओं का, बच्चियों का। तो इनके कभी इनसे उम्मीद ही मत कीजिए कि महिलाओं की सुरक्षा होगी। मणिपुर की हालत देखा देश ने,
अभी बंगाल की हालत देखा, बिहार की हालत देखा। बंगाल में डॉक्टर को मारा रेप करके, बिहार में मारा बच्ची को, नाबालिग बच्ची को। यूपी में भी जो ये दलित हाँ, यूपी में तो हजारों ऐसे मैटर हैं। ऐसे राजस्थान में दबा दिए जाते हैं, राजस्थान में भी है, बिल्कुल दबा दिए दबा जाते दिए हैं। जाते हैं क्यों कि दबा क्योंकि दिए? सवर्ण के लोग हैं जिन्होंने जो रेप करते हैं, सब कुछ करते हैं और इसके बाद उस चीज को दबा देते हैं, धमका के उनको कि यहाँ ऐसा करें, पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। यही हुआ था ना जब भाई अयोध्या में एक जो है बच्ची के साथ रेप हुआ था, दलित महिला के साथ। उसके भाई ने कंप्लेन कराई और उल्टे पुलिस ने भाई को ही अरेस्ट किया। तो इनके सपोर्ट में जो आवाज उठाते हैं ना, जैसे कोई आवाज उठाने गया समाज का व्यक्ति तो उसे अरेस्ट किया। अपराधी को मत पकड़ो, जो अपनी गुहार लगाने आए, न्याय की गुहार लगाने जाए, अपनी रिपोर्ट लिखाने जाए, उसे ही अरेस्ट कर लो। इनका ये चलता है। दूसरी चीज की इनका कहना है, कुछ ऐसे गंदी मानसिकता के लोग होते हैं समाज में जो कहते हैं कि महिलाएं छोटे वस्त्र पहनती हैं। एक बात बताइए कि जो मौमिता राय डॉक्टर थी, वो पूरे अप्रैल में थी, व्हाइट अप्रैल में थी वो, उनका कैसे हो गया? नहीं, जो 6 महीने की बच्ची है उसे आप साड़ी में लपेटोगे? आप उसको कौन सा सूट साड़ी या नकाब बुर्का पहनाओगे आप? बिल्कुल सही तो बात। ये रेप जो है ये मानसिकता से होता है, ये और मानसिकता इसके ही गंदी है, मानसिकता तो गंदी है। उसमें महिलाओं की कहाँ बस गलती, वही चीज बच्चियों की, लड़कियों की कहाँ गलती, जब गलती। हमारी मानसिकता ही इतनी गंदी है। और इनका जो है ना, दिन पे दिन इतने अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, रेपिस्टों के। क्यों? आप फांसी दो, सीधे रेप की एक ही सजा की आप फांसी दो, बिल्कुल डर हो जाएगा ना समाज में। एक मतलब संदेश जाएगा कि हाँ, अगर ये ऐसा गलत काम होगा तो उसकी सजा मौत होगी। मौत, तो महिला सुरक्षा दुरुस्त हो जाएगी, तुरंत सही हो जाएगी। लेकिन इनको समाज में ये चीज उनको मैटर ही नहीं बोलना। अभी देखिए अयोध्या में बच्ची के साथ छेड़खानी हुआ है, बिल्कुल साधु ने किया है। साधु संत फकीर ये जो इनके हैं वो तो रेप कर रहे हैं। बिल्कुल। देश को ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट कहती है, मतलब अभी कहते हैं हम 21वीं सदी में जी। है ना, लेकिन आप देख रहे हो मतलब अभी मोदी सरकार के इसमें इस समय में देखिए क्या हो रहा है, ज्यादातर बाबा निकल के शिक्षा दे रहे हैं धर्म की, करो किसी की, मतलब झूठे कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, तुम्हारे भविष्य के बारे में जानते हैं, मतलब ये अंधविश्वास बहुत बड़ा मुद्दा आपने अभी उठाया है कि इस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं कर कोई रहा है, करता ही नहीं, कोई जबकि करता इस ही चीज नहीं। को मतलब अंधविश्वास की तरफ ले जा रहे हैं। अंधविश्वास की तरफ आप फोन चलाते रहो। एक एस्ट्रोटॉक ऐप आया है, वो बता देगा आपको बच्चा कब होगा, आपकी शादी कब होगी, आपकी नौकरी कब लगेगी, आपका ब्रेकअप क्यों। इस तरह की बातें युवाओं को इतना मतलब उसमें धकेल गुमराह कर रहे हैं, उससे लूट रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं और उनको अंधविश्वास में गुमराह कर रहे हैं। वही मैं कहना चाहती हूँ कि इस समय देखो ना, इतने सारे अभी अभी एप्लीकेशन है, हाँ, सब इंस्टाग्राम अगर चला रहे हो आप, तो उसमें देखिए तुरंत बाबाओं का प्रवचन आ जाएगा, उपदेश आ जाता है, कभी महिलाओं को लेके आ जाएगा, और ज्यादातर महिलाओं के ऊपर भी आते हैं उनके उपदेश, क्योंकि महिलाएं नहीं सुनती हैं। समस्या तो यही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जिस दिन महिलाएं पूजा पाठ, धर्म, कर्म कांड छोड़ देंगी, अंधविश्वास छोड़ देंगी, उस दिन समाज सुधर जाएगा। तो क्या ये हमारे सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार ही तो बढ़ावा दे रही है। नहीं, वही तो कह रही कि हम कहते हैं हम 21वीं सदी में जी, वो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं, मोदी जी उनके यहाँ जाके सर झुकाए, तो बढ़ावा ही तो मिल रहा है। प्रधानमंत्री जाके सर झुका रहा है। भाई क्या उसकी एजुकेशन है, कौन से उसने IAS PCS के एग्जाम पास कर लिए, या कौन देश का नाम रोशन कर दिया जाके दूसरे देश में, कहीं कुछ किया हो इस तरह का। लोगों को अंधविश्वास में उसके यहाँ दरबार में जाओ, लड़कियां युवतियां गायब हो रही हैं, छिनैती हो रही है। अभी एक वीडियो बहुत तेजी से चल रहा है अनिरुद्धाचार्य के, उसमें सत्संग में गई थी, उनके चैन खींच लिए, कान के खींच लिए। तो इस तरह की चीजें तो हो रही हैं। अब आप उनके जाके उनके आगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लोग मत्था टेकते हैं तो उनको बढ़ावा ही तो दे रहे हैं।
क्योंकि ये अपने धर्म का प्रचार करते हैं। ठीक है, सबको आजादी है, अपने धर्म का प्रचार करो, बिल्कुल। लेकिन इस तरह से धर्म का प्रचार करते करते आपका अपराध भी तो फैल रहा है, अंधविश्वास फैल रहा है। पर कंबल वाले बाबा, बिल्कुल। और कंबल वाले बाबा कंबल उड़ा के आपको ठीक करते हैं, कैसे करते हैं? तो इस तरह के बहुत सारे अंधविश्वास जो है मोदी गवर्नमेंट के समय में ये सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, जो कि मतलब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाने की बात की थी, और यहाँ अंधविश्वास की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है, खासकर महिलाएं। बाबा साहब भी कहा था मैडम, महिलाएं ही मतलब पूरे परिवार की रूपरेखा, क्योंकि पहली पाठशाला माँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ पे माँ को ही अंधविश्वास भ्रमित कर दिया जा रहा है। तो बताइए उस बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चा क्या सीखेगा, क्या बनेगा। आज का वो कहते हैं ना कि भविष्य में कोई हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, तो कोई मंत्री बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई है, इस तरह से आप कहाँ हमारा भविष्य कहाँ दिखता है। जैसे हिंदू धर्म, अभी भी हिंदू धर्म और जातियां समाज पे 99% हावी है। 1% हमारे आप जैसे लोग जो अम्बेडकरवादी निकल के आए हैं, वो भी इन लोगों की आंख में चढ़ते हैं। उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, जैसे हमने बताया, अरेस्ट कर लिया जाता है, झूठे उनके ऊपर मुकदमे लगा के उन्हें इस तरह से आगे वो पढ़ ना पाए, नौकरी पेशा में ना आ पाए या आगे बढ़ ना पाए, तो तमाम तरह के ये डराते हैं। अब महिलाओं की जो बात है कि ये महिला को अंधविश्वास की तरफ जो बढ़ा रहे हैं, इसमें बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी चीज कही थी कि सुबह उठोगे तो 2 घंटियां सुनाई देगी, एक मंदिर की और एक विद्यालय की। तो आपको करना है कि आपको किस साइड जाना है, मंदिर, हाँ बिल्कुल चयन आपका करना है कि आपको किस तरफ जाना है, मंदिर की तरफ जाना है या विद्यालय की तरफ जाना है। तो ये चीजें बाबा साहब देखिए बहुत ऐसी शख्सियत थी, ऐसे उनको महामानव नहीं कहा गया। तो ये सारी चीजें जो है कि महिला को लेके, महिला अगर समाज में जागरूक होती है, क्योंकि आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, महिला विंग के हम लोग दोनों जो है पदाधिकारी है, तो इसलिए इस बात को उठाना है। और रही बात बहुजन समाज पार्टी, बहन जी की बात, बहन जी भी एक महिला है और हमारी आइडियल नेता है, आदर्श नेता है, और बहन जी के ही विचारों पे, मान्यवर साहब के विचारों पे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बहुजन महापुरुषों संतों के विचारों पे चलने वाले लोग हैं हम लोग। तो हम लोग इन कर्म कांडों में तो पड़ते नहीं है, लेकिन एक चीज है कि उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार थी तो बेटियां सुरक्षित थी, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मानना थी। नौकरी पेशा में इस तरह से पेपर लीक नहीं होते थे, घूसखोरी नहीं होती थी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी। आज जो गलियों में इतने कचरे हैं ना, उस टाइम पे वाल्मीकि समाज, जाटो समाज, इनकी गलियां बिल्कुल साफ, क्योंकि गंदगी कहाँ रहती थी, हमारे ही समाज के लोगों में तो रहती थी, गलियों में रहती थी, रोड नहीं होते थे जाने को, बेरोजगारी थी। नहीं, इनको अगर आप नाली बना दोगे, इनका अच्छा रोड बना दोगे, इनको कॉलोनी बना के, आवास बना के दे दोगे, तो ये अच्छा रहना खाना सीख जाएंगे, मतलब वही था कि बेरोजगारी इनका वेलफेयर हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ, इनका वेलफेयर हो जाएगा। उस हिसाब से अगर आप आगे बढ़ने की प्रेरित करोगे तो वो क्यों नहीं बढ़ेंगे? नहीं, वो बढ़ेंगे बिल्कुल, लेकिन ये बढ़ने क्यों देंगे? इन्होंने कभी भी अपनी सरकार में दलितों के गांव में रोड नहीं बनवाए। अम्बेडकर ग्राम होना शुरू हुए ना उत्तर प्रदेश में, बहन जी ने सब गाँव के सुंदरीकरण करे, तमाम तरह के कांशीराम आवास योजना बनाए, और मतलब बहन जी के द्वारा नाली, रोड, खड़ंजे चीजें गांव में बनना शुरू हुई। मतलब अगर पहले ही सरकार कर देती तो इन लोगों को ये डर था कि अगर ये भी दलित भी अच्छा खाने पहनने लगा, बहुजन समाज के लोग अच्छा खाने पहनने लगे, तो फिर पढ़ाई पे भी ध्यान दे लेंगे, तो हमारे बराबर में हो जाएंगे। इसलिए ये नीच है, अछूत है, तो इनको अछूत बना के ही रखा जाए, ताकि हमारे बराबरी में ले आए। इसलिए हम अछूत है तो हमें अछूत बना के ही रखा जाएगा। सरकार की साजिश है, आज भी वही साजिश है, बहन जी ने उस चीज से हमें निकाला था। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जहां भी जब भी बहन जी की सरकार रहेगी, वहीं पे हमारे समाज का वेलफेयर होगा, अन्यथा कोई भी समाज हो, चाहे
कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कहीं किसी का कुछ होने वाला नहीं है। होगा तो यही होगा। अच्छा चलिए, लास्ट एक और रह गया है जिसपे हम चर्चा कर लेते हैं। हमारी जो सरकार है प्रेजेंट में जो चल रही है, उसने जाति जनगणना नहीं कराई, देखिए, ठीक है, जिसमें कि अभी देखा जाए तो एसटी समाज, ओबीसी समाज का इनका रिजर्वेशन की बात करें तो वो सारी चीजें कहीं छुप सी गई है, मतलब कहीं दिखती ही नहीं। देखिए छुप सी गई है और शुरू ही नहीं हुई तो छुपने की बात ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, और शुरू ही नहीं हुई तो समस्या यहाँ से हुई कि इसी को लेके एक चीज और मैं आपको बताती हूँ। 17 नवंबर को ओबीसी महासभा हमारा संगठन जो है उसकी तरफ से हम लोग एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करने वाले हैं और ज्ञापन देने वाले हैं सीएम साहब को, और सीएम आवास का घेराव करेंगे। उसमें यही मुद्दा है, मेन मुद्दा यही है, जातिगत जो है जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना जरूर होनी चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला आया था ना, कोटे में कोटा वाला, वर्गीकरण क्रीमी लेयर। आप कहते हो कि जाटो समाज का आरक्षण, वाल्मीकि का आरक्षण जाटो समाज खा रहा है, आपको कैसे पता? आप गणना कर लो, गिनती कर लो कि कौन कितना है, किसका कौन खा रहा है, और ए टू जेड सिर्फ ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, एससी एसटी ओबीसी जनरल, सबसे पहले तो जनरल की होनी चाहिए, सबसे पहले ब्राह्मणों की होनी चाहिए, सवर्णों की होनी चाहिए। ये 3% जो है सभी की होनी चाहिए। 3% लोग 90% पदों पे काबिज है लोग, तो पहले तो गणना ही, ये हमारा खा के बैठे हैं, हमारा हक अधिकार तो ये खा के बैठे, हमारा हक खा के बैठते हैं। इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बना लेती है, वो सर्टिफिकेट बनवा के वो हमारा वैसे नौकरी खा लेते हैं, बाकी हर जगह वो हर पद पे काबिज है। तो जातिगत जनगणना कराओ, इसके बाद सबको बराबर की हिस्सेदारी दो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। दूसरी चीज कि हम महिला है, चूंकि महिलाओं का मुद्दा उठाना बहुत जरूरी है कि हम 50% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, दिल्ली सहित पूरे भारत में 50% आरक्षण की जो है मांग कर रहे हैं। और ओबीसी का सर्टिफिकेट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि जब आप कहीं भी हो ओबीसी का सर्टिफिकेट तो बन जाता है, लेकिन जब दिल्ली की बात आती है, दिल्ली के ओबीसीओ की बात आती है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होता है कि आप सरकार द्वारा एक डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है कि आप ये प्रूफ दिखाओ कि आप दिल्ली के अंदर सन 1993 से पहले रहने वाले हो, निवासी हो, 1993 से पहले के निवासी हो, तभी आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अगर आप 1994 में आए हो तो आपका नहीं बनेगा। 1993 का अगर आपका कोई दस्तावेज है तो उस हिसाब से, उसके आधार पे आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है। इसकी मांग भी हम लोग कर रहे हैं, इसको लेके भी सीएम का घेराव कर रहे हैं, तो उसमें सब तो कुछ लोग ऐसे भी है ना कि जो यहाँ रहना पिछले 10 सालों से 5 सालों से, बस नहीं वही मुद्दा, उन्होंने गांव बिल्कुल छोड़ दिया है, अब यहाँ रह रहे ना वो वहाँ के ना वहाँ के हुए ना यहाँ के हुए, तो उनका आरक्षण कहा जाएगा। तो यही सारी चीजें, और दिल्ली में नगर निगम सीटों में ओबीसी की हिस्सेदारी दे सरकार, ओबीसी का बिल्कुल ना के बराबर हिस्सा है नगर निगम सीटों में, तो उसके लिए भी हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। लगभग 10,000 से ऊपर लोग आएंगे उस दिन पूरे देश से, ओबीसी समाज से लोग 20,000 भी हो सकते हैं। हाँ, एक तो हमारा एक न्यूनतम आंकड़ा है कि सब जगह से आ रहे हैं, पूरे स्टेट से आ रहे हैं, जी तो जनसंख्या बढ़ भी सकती है, और पूरी तरह से मतलब मुद्दे को सही तरीके से हमें वहाँ पे घेराव करके अपना पक्ष रखना है, ताकि आगे हमें इस पे आगे काम करने की जरूरत जितनी बढ़ सके। ठीक है, तो इसी मुद्दे को लास्ट खत्म करते हुए क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, थैंक यू।